जहाँ तक आपने स्कीम का जिक्र किया है, तो बहुत सी स्कीम ऐसी हैं कि लोगों को आज तक पता ही नहीं है, और बहुत सी स्कीम ऐसे हैं कि जो ज़मीनी सतह पर वो आज तक लागू ही नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर ये? देखिए, एक तो आप माननीय कांग्रेस में थे पहले, जी तो कांग्रेस को छोड़ने का रीज़न क्या था? जो कांग्रेस क्यों छोड़ना पड़ी? क्या उसमें क्या कोई कमियां थी? और बीजेपी पार्टी आपने ज्वाइन की, बीजेपी ही क्यों, आपने बीजेपी पार्टी जो सिलेक्ट की है, बीजेपी ही क्यों आकर ज्वाइन की है आप लोगों ने? देखो सर, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं हॉनेस्ट आदमी हूँ। आप मेरे ख्याल लोगों ने सबसे बहुत ज़्यादा काम किए थे, तो फिर वो कैसे किए थे? आज उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हो आप? बिल्कुल सरवर जी, आपकी आपने बात बॉर्डर सही है। बेल्ट की बात की, लेकिन लोगों की फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हुई थी, लेकिन लोगों को आज भी रिलीफ नहीं मिल रहा है सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप भी अभी डीडीसी हो, और गवर्नर इंतजामिया से आपने कभी अपील नहीं की कि ये गरीब लोग हैं, क्योंकि डिपेंड ही जो फसलों के ऊपर है, लेकिन आज तक उनको क्यों नहीं रिलीफ मिला सर? ऐसा क्यों हो रहा है ये? सरवर जी, जिस दिन चाहे एन सर पड़ी, दो है, तो रहने के लिए उसको मतलब घर तो चाहिए, पीने के लिए जहाँ जिसकी ज़मीन होगी घर तो वहाँ ही बनाएगा, उसको पीने के लिए पानी भी चाहिए, चलने के लिए उसको सड़क भी चाहिए। सर ये तो नहीं ना आप कह सकते कि ये बहुत घर अच्छा है। क्वेश्चन आपने 70 के बाद सर बीजेपी कहती थी कि बड़ी बड़ी जहां पर जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगेंगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सर कहां पर है वो इंडस्ट्रियां? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कहां लगी हुई हैं इंडस्ट्रियां वो? सरवर जी, ये अभी बहुत कम, 5.5 लाख सीधा उसके अकाउंट में नहीं गया। सर, अभी तक पूरे नहीं मिले हैं सर। अभी भी कुछ लोग अपील कर रहे हैं, वो 5.5 लाख जो है वो 2.5 लाख ही मिले हैं सर। जो आपको गलतफहमी। नहीं सर, बहुत लोग मैंने सुने हैं। मुझे आप मिनट बोलने दें, आपको शायद किसी ने बीजेपी खास और पार्टी प्रेसिडेंट क्या, बीजेपी के जो भी आला लीडर हैं, वो जो स्ट्यू ट्राइब लोग हैं, जी जी मतलब जो हमारे रैना साहब हैं वो कहते हैं कि जो गुज्जर भाई हैं, हमारे बकरवाल भाई हैं, वो हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर बीजेपी का साथ भी दिया, लेकिन सर उस साथ का उल्ट क्या हुआ कि बहुत से गरीब लोगों के, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया बीजेपी ने, डीलिमिटेशन कर रहे हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि कुछ गरीब लोगों के घर भी सर साथ में ढाए जा रहे हैं। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो आपके 12 लोग आज उस असेंबली में बैठेंगे, ये बहुत बड़ी नहीं सर, जहाँ तक एनसी है, कांग्रेस है, अगर उन्होंने लोगों के काम नहीं किए तो आज वो बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी ने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है और उसके बावजूद भी स्ट्यू ट्राइब लोगों के घर क्यों गिराए जा रहे हैं सर? आज तक सर मैं रूपनगर की बात करना चाहता हूँ, वहां पर सर बीजेपी का कोई भी आज तक लीडर वहां नहीं पहुंचा है। चाहे वो एसटी से था, एसटी के लीडर भी बने हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के कोई लीडर थे, लेकिन आज रिपब्लिक डे बहुत मतलब खुशी के साथ मनाया गया, बड़े जोश के साथ मनाया गया, और वहाँ पर बहुत से लोगों को सम्मानित भी किया, बहुत खुशी हुई दिल में। लेकिन सर जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है, वो उसने भी कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हेल्प की है, वो हर जगह खड़ा था। और वैसे ही मैं मीडिया पर्सन की बात करूँगा, मीडिया पर्सन भी हमेशा हर जगह सर खड़े होते हैं, लेकिन सर हर डिपार्टमेंट को सम्मानित किया गया, हर जगह पे सम्मानित किया, लेकिन मीडिया के किसी भी आदमी को सर डिस्ट्रिक्ट सांबा में सम्मानित नहीं किया गया। सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। मैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात हो, अच्छा पत्रकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है उसको भी सम्मानित करना चाहिए, और पूरी कोशिश करेंगे और करवाएंगे। अदावरी नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, डीडीसी रामगढ़ हैं जी, सरबजीत सिंह जोल जी। आज हम इनसे बहुत से मुद्दों पे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका सियासत में आने का क्या मकसद था, और जब से ये डीडीसी बने हैं क्या क्या लोगों के काम किए हैं, ये सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। जो बेरोज़गारी का मसला बना हुआ है बहुत बड़ा, महंगाई जो है वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये इनका ताल्लुक भी बीजेपी से है, तो इनसे हम बहुत सी चीज़ें जानेंगे। सर सबसे पहले टाइम देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया जी सरवर जी। सर मैं सबसे पहले जहाँ से आपकी शुरुआत करूँगा कि जो पॉलिटिक्स में, जैसे अभी आप डीडीसी हो और पहले से आप काफ़ी काम कर रहे हो, काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट थे पहले आप, तो काफ़ी लोगों के काम किए हैं, तो ये कैसे शौक बना, ये सियासत में आने का शौक कहाँ से आया? देखो सरवर जी, ये मैं लगभग स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में सक्रिय रहा। जब मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट लीडर था, तो ये एक शौक़ था कि लोगों के लिए कुछ करें। तो आप समाज सेवा में एक लिमिट है, वो मैं करता हूँ। नहीं सर, जहाँ तक आपने स्कीम का जिक्र किया है, तो बहुत सी स्कीम ऐसी हैं कि लोगों को आज तक पता ही नहीं है, और बहुत सी स्कीम ऐसे हैं कि जो ज़मीनी सतह पर वो आज तक लागू ही नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर ये? देखिए, एक तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से ये प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जो गरीबों के रिगार्डिंग जो स्कीम्स हैं, जो नए नए उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किए, वो आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इतने कार्यक्रम हैं गरीबों के लिए कि हमें भी याद नहीं है।
जब बच्ची पैदा होती है, बच्ची जब पेट में होती है उसके लिए स्कीम है, जब वो पैदा होती है उसके लिए स्कीम है, गरीब के लिए स्कीम है, बुजुर्गों के लिए स्कीम है, नौजवानों के लिए स्कीम है, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कीम है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 करोड़ से ज़्यादा है और राहत सामग्री गरीब लोगों को बांट चुका हूँ अभी 1 साल में। और इसके अलावा जो रामगढ़ की दूसरी हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर भी और सब जगह। तो मेरा ये कोशिश रहती है कि जब मैं कुछ भी नहीं था फिर भी मैंने जुगाड़ किया, कैसे किया, तो मुझे ये शौक था कि लोगों के काम। मैं एक बात ऐड करूंगा इसमें, आप कांग्रेस में थे पहले जी, तो कांग्रेस को छोड़ने का रीजन क्या था? जो कांग्रेस क्यों छोड़ना पड़ी, क्या उसमें क्या कोई कमियां थी? और बीजेपी पार्टी आपने ज्वाइन की, बीजेपी ही क्यों, आपने बीजेपी पार्टी जो सिलेक्ट की है, बीजेपी ही क्यों आखिर ज्वाइन की है आप लोगों ने? देखो सर, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं हॉनेस्ट आदमी हूँ, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा यहाँ इनकम टैक्स देता हूँ। तो वहाँ का जो एक सिस्टम था आपने देखा ही है। यहाँ पर क्या था, यहाँ से कोई एमएलए कोई मंत्री उधर से छोड़ के आया उधर के, यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी, सबसे बढ़िया बात इस पार्टी में ये है कि ये किसी की पार्टी नहीं है और ये सबकी पार्टी है। जो भी कार्यकर्ता इसमें काम करता है और पार्टी उसको मौका देती है, मुझे भी दिया। नहीं सर, कांग्रेस को कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हो? कांग्रेस के टाइम में, क्योंकि मैं भी जहाँ का लोकल हूँ, तो कांग्रेस के टाइम में भी आप लोगों ने बहुत काम किए थे, तो फिर वो कैसे किए थे? आज उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हो आप? बिल्कुल सरवर जी, आपकी बात सही है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ वहाँ कांग्रेस में आपने जो माहौल देखा, वहाँ कुछ मैं समझता हूँ कि अब पिछली बातों में क्या जाना है, वो छोड़िए। यहाँ क्या था कि जो लोग कभी कांग्रेस को गाली देते थे वो लोग आए, उनके साथ यहाँ की जो हाई कमान थी चल पड़ी, हमें नज़रअंदाज किया, बिल्कुल इग्नोर किया। तो मैं 2014 से, जब से हमारे माननीय चंद्र प्रकाश गंगा जी ने जब इलेक्शन लड़ी, तो उनका भी मैंने उससे पहले जो काम किया था आप भी जानते हो, तो तब से ही मैंने अंदर से मदद करनी शुरू की भारतीय जनता पार्टी की। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि समाज सेवा के साथ मैं राजनीति में भी सक्रिय था, बीच में थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया था। तो लेकिन मैं ऐसे आइडियालॉजी जो थी मुझे अच्छी लगी, एक देशभक्त पार्टी है और हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं जब भी है। लेकिन आपने बॉर्डर बेल्ट की बात की, लेकिन लोगों की फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हुई थी, लेकिन लोगों को आज भी रिलीफ नहीं मिल रहा है सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप भी अभी डीडीसी हो और गवर्नर इंतजामिया से आपने कभी अपील नहीं की कि ये गरीब लोग हैं, क्योंकि डिपेंड ही जो फसलों के ऊपर है, लेकिन आज तक उनको क्यों नहीं रिलीफ मिला सर? ऐसा क्यों हो रहा है ये? जिस दिन ऐन पड़ी थी, हमारी जो धान की फसल थी ये सारी ख़राब हो गई और बहुत नुकसान हुआ। उसी दिन ही दोपहर के बाद जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, डीसी मैडम थी, तहसीलदार थे, सब ने मुआवजे बनाए और सारे ऑलमोस्ट सभी जहाँ जहाँ धान की फसल ख़राब हुई थी सबका मुआवजा पहली बार, ये दूसरी बार हुआ है। नहीं तो पहले लोग कहते थे मुआवजे देने हैं, मुआवजे देने हैं, पिछली गवर्नमेंट में किसी ने नहीं दिए। ये इमीडिएटली आजकल डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ रहा है। हाँ, बहुत सारे गांव में ऐसा है कि आधे लोगों का आ गया, आधे रह गए हैं। तो परसों तहसीलदार साहब को भी हमने फिर इनको मैडम के से भी कहा था, तो वो दोबारा कुछ लिस्टों में कुछ लोगों के नाम नहीं आए थे, वो सारे ऐड करके सब जगह से दोबारा दे दिए गए हैं। तो वो पैसे जो है आ रहे हैं, वो मतलब ये नहीं है कि कंपनसेशन नहीं दिया, कंपनसेशन आ रहा है कि, लेकिन जैसे एक गाँव के 200 घर हैं, तो हुआ क्या है कि 200 घरों में उन्होंने 100 के डाल दिए, 100 के रह गए, तो वो एक इशू बना हुआ था, तो उनके भी आ जाएंगे। अच्छा, उनके भी आने के चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, डीडीसी बनने के बाद आप लोगों ने अपने एरिया में कितने काम किए? जैसे रामगढ़ इलाके में कितने के काम किया आज तक? और कितने लोग मतलब जो ऐसे थे जिनके बेचारों के घर नहीं थे, कच्चे घर थे, तो कितने लोगों के आज तक आपने घर बनाए या कोई प्रपोजल बना के आज तक भेजा हुआ है? देखिए सरबीर जी, 997 घर जो हैं वो रिकग्नाइज हुए हैं अभी तक। आज भी बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी गलियां आज भी कच्ची हैं, क्योंकि आपको भी 3 साल हो गया बने हुए, तो ऐसा क्यों है सर? आज तक उन लोगों की गलियां आज तक पक्की क्यों नहीं हो पाई? क्या प्रॉब्लम थी आज तक? ये सरवर जी, ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से हमें इसलिए भी प्यार हो गया कि सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर पावर्स दी है। आपको याद है, यहाँ अगर खंबा लेना हो तो जो यहाँ के विधायक मंत्री होते थे, 100 आदमी गांव का जाता था। अगर गली बनानी हो तो 2-2 गांव के लोग इकट्ठे करके लेके जाना पड़ता था, फिर गलियां बनती थी। आज एक पंच के पास पावर है, सारी पंचायतों में फ्री हैंड उनको फंड दिया हुआ है। बीडीसी चेयरमैन जो बनी है उनको फ्री हैंड फंड है। हमें
जो है वो 72-74 लाख रुपया गवर्नमेंट ने दिया फ्री हैंड के, आप भी लगाए। ये हमें 10 लाख या 20 लाख देना पड़ता है, वो एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जहाँ पर 2 घर हैं, 4 घर हैं, 10 घर हैं, ऐसे वहाँ पर तो मैंने हमेशा अपने इलाके में प्रायोरिटी रखी है। नहीं सर, चाहे एक घर है चाहे सर 2 है, तो रहने के लिए उसको मतलब घर तो चाहिए, पीने के लिए जहाँ जिसकी जमीन होगी घर तो वहाँ ही बनाएगा, उसको पीने के लिए पानी भी चाहिए, चलने के लिए उसको सड़क भी चाहिए। सर ये तो नहीं ना आप कह सकते कि ये घर है। अच्छा क्वेश्चन आपने बताया। आप देखिए जो जल शक्ति मिशन है, ठीक है नहीं, वो आप भी जानते हो, हर 2 पंचायतों पे 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। और देखिए मेरे इलाके में सब जगह काम लगा है पाइप्स का, और ये सरकार बिल्कुल प्रतिबंध है कि हम लोग हर घर में नल और हर नल में स्वच्छ जल, ये देने का नारा जो है माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। कोई प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी कोई दिक्कत बनी हुई है तो राशन कार्डों को लेकर, क्योंकि गरीब लोगों के सर राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं, और उनके राशन कार्ड कब तक बनेंगे सर? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मसला है ये उनके लिए। देखिए सरवर जी, राशन कार्ड जिनके बने हुए हैं हेड ऑफ फैमिली वो बने हैं, सपोज करो उनका फट जाता है तो जो टीएस हुआ वो दूसरा दे देता है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो आगे कुंबे थे, जैसे उसका बेटा था वो अलग हो गया, उसका अलग राशन कार्ड अभी नहीं बना हुआ, वो रुके हुए हैं। वो उसकी वजह है बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये तो हायर लेवल की होंगी। लेकिन अगर किसी का राशन कार्ड फटा हुआ है, जहाँ वो फट गया है नहीं है, वो टीएसओ अगर नहीं देता उसको दोबारा नया राशन कार्ड बना के, तो वो उस बात के हम जिम्मेवार है, वो हम मेरा नंबर ले लें। बहुत से लोगों ने हमसे रुजू किया कि जिनका राशन कार्ड, मैं आपकी ही सिर्फ बीजेपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात कर रहा हूँ, हमें बहुत लोग कनेक्ट करते हैं इसके लिए कि हमारे राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये सरवर जी, ये नए राशन कार्ड की बात है। जी, जो को नए राशन कार्ड की बात कर, हाँ, जो पुराने राशन कार्ड हैं अगर उनके गुम भी गए हैं वो बताएं, वो नए उनके बनेंगे। हाँ, जो पुराने हैं, जो नए बनने हैं, नए कुंबे बनने हैं, हेड ऑफ द फैमिली बनने हैं, वो सही बात है कि वो यहाँ ही नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो रुके हुए हैं। मैं उसी मुद्दे पे सर आने वाला हूँ। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि जंग आज जो है वो रोडों पर है, और उनकी बात सुनने वाला सर कोई नहीं है। जंग लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जो हमारा भविष्य है उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है ये पार्टी? सरवर जी, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के लीडर आज सेकंड लाइन लीडरशिप, आज वो बात नहीं रही है। आज अगर हमारा यहाँ विधायक भी बनेगा तो वो असेंबली में कानून बनाएगा। ये जो पुराना हमारा सिस्टम था दफ़ा 370 टूटने से पहले, जब पिछली सरकारों का, वो अब चेंज हो गया है। नहीं, 370 के बाद सर बीजेपी कहती थी कि बड़ी बड़ी जहां पर जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगेंगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सर कहां पर है वो इंडस्ट्रियां? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कहां लगी हुई हैं इंडस्ट्रियां वो? सरबर जी, ये अभी बहुत कम समय हुआ है। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि एलजी साहब की भी अगले दिन आपने स्टेटमेंट देखी होगी कि यहाँ हज़ारों करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं। जहाँ गवर्नमेंट को दिक्कत जगह की ज़मीन की आ रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में देखोगे इतना बढ़िया पैकेज, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, ठीक है नहीं, मेरी 2 फैक्ट्रियाँ भी हैं, मैं कारोबारी हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, तो काफ़ी वाबस्ता हूँ इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ। मैं आपको बताऊँ कि इतनी अच्छी स्कीम्स नॉर्थ ईस्ट से भी बढ़िया जम्मू कश्मीर में पैकेज आया है। करूंगा जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पर बनी है, एम्स हमारे जहां बढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सर इसके जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा, हमारे साथ यही जो लोकल लोग थे उनके साथ यही कमिटमेंट की थी कि लोकल लोगों को एडमिशन हो चाहे नौकरी हो, वहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों की ज़मीनें भी गई हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं हो रहा है, उन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है सर, लोकल लोगों को। तो आपकी पार्टी सर खामोश है। बड़े बार हमने आपको बताया भी, आपके जो आला लीडर थे, लेकिन सर कोई बात करने वाला नहीं है। अच्छा सरवर जी, देखिए जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ पर प्रोफेसर हैं, वो तो अपनी काबिलियत के साथ आएंगे। जो वहाँ पर जो भी है, आपको पता है कि ऐसा कानून है, फार्म भरना है, जो टॉपर होगा वही लगेगा। लेकिन 4th क्लास वहाँ बहुत सारे लोग लगे हैं, सिक्योरिटी में वहाँ बहुत सारे लोग लगे हैं। आप एम्स की बात करो, एम्स में हमारे नीचे के कितने फौजी एक्स सर्विसमैन हैं। यहाँ एम्स लाके मैं सुजानी की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है राया सुजानी में। लेकिन सर मुझे लगता है कि 1-आधा% हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल सर उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आज किसी गरीब का बच्चा भी अगर पढ़ता है, अगर वो सक्षम है तो वही लगेगा। 5 लाख मोदी जी ने रिफ्यूजियों को दिया, 5.5 लाख का 5.5 लाख सीधा उसके अकाउंट में नहीं सर, अभी तक पूरे नहीं मिले हैं सर। हाँ। अभी भी कुछ लोग अपील कर रहे हैं, वो 5.5 लाख जो है वो 2.5 लाख ही मिले हैं सर। जो नहीं सर, बहुत लोग मैंने सुने हैं। मुझे आप मिनट बोलने दें, आपको शायद किसी ने गलत बताया है।
कोई 2.5 लाख नहीं गया, जिसके खाते में गया 5.5 लाख खाते में गया है। सिर्फ हमारी हार्डली कोई 150 फाइल रह गई है। क्वेश्चन मेरा महंगाई को लेकर है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है सर। गरीब लोगों के लिए कुछ शाम का, अगर सुबह का चूल्हा चलाते हैं तो शाम का चलाना सर मुश्किल हो रहा है। जो आज तेल सर 100 रुपये केजी होता था, आज 250 रुपये केजी हो गया सर। तो गरीब सर कैसे जिएगा, यह मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये महंगाई का मुद्दा, सही बात आपकी कि महंगाई है। महंगाई एक टेम्परेरी है। आपने पिछले दिनों देखा डीजल पेट्रोल की कीमतें, ये सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल हमने तो बाहर से लेना है, वहाँ पर आज भी देखो आप कैसे पिछले दिनों डाउन हुआ, अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है धड़ाधड़। नहीं सर, जब सस्ता होता है तो सरकार बोलती मैंने की है, तो महंगा होता है तो फिर क्यों सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है? देखिए सरवर जी, आज इस देश में कितना काम हो रहा है। ये 6 लेन बन रही है, यहाँ 2 लेन थी वहाँ 6 बन रही है, यहाँ 6 थी वहाँ 8 बन rही है। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में 2 सीटें थी पहले, और मुझे लग रहा है कि 1 सीट और बढ़ जाएगी। रामगढ़ वाली सीट जो है मुझे लगता है बढ़ सकती है। तो सर अगर पार्टी आपको मैंडेट देती है तो आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो सर? नहीं, अगर पार्टी मैंडेट देती है तो मैं तो सियासी आदमी हूँ, मैं तो तैयार हूँ। अगर मतलब मैंने काम किया है यहाँ बहुत, आपने देखा है पिछले 10, 12, 15 साल से मैंने करोड़ों रुपए की राहत सामग्री बांटी है। तो मेरे इलाके में तो ये है कि किसी के घर अगर करियाना नहीं होता, आटा चावल दालें नहीं होती, उनको पता भाई सरबजीत ने कैंप लगाना है, वहाँ हमने जाना है और वहाँ से पूरी महीने का राशन मिल जाना है, रजाइयाँ, कंबल, मतलब करोड़ों रुपए का। आपने देखा ये हिंद समाचार, पंजाब केसरी पत्तर समूह की तरफ से जितनी भी रिलीफ आती है तो उनका मैं यहाँ साथ देता हूँ। सब जगह हम बांटते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट जो बीजेपी, खास और पार्टी प्रेसिडेंट क्या बीजेपी के जो भी आला लीडर हैं, वो जो स्ट्यू ट्राइब लोग हैं, मतलब जो हमारे रैना साहब हैं वो कहते हैं कि जो गुज्जर भाई हैं, हमारे बकरवाल भाई हैं, वो हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर बीजेपी का साथ भी दिया। लेकिन सर उस साथ का उल्ट क्या हुआ कि बहुत से गरीब लोगों के, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया बीजेपी ने, डीलिमिटेशन कर रहे हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि कुछ गरीब लोगों के घर भी सर साथ में ढाए जा रहे हैं। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक तो सरवर जी आप तो आपको सबसे बड़ी खुशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आपको पता है यहाँ रिजर्वेशन हो रही है, और कितनी सीटें रिजर्व हैं, शायद 11 के 12 रिजर्व हैं। तो पहली बार आपको एक असेंबली में 12 लोग आपके जाएंगे। ये सब मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की देन है। इससे पहले क्या वो फारूक अब्दुल्ला है, शेख अब्दुल्ला है, मुफ्ती महबूबा, जो भी लोग आए, किसी ने आपके बारे में नहीं सोचा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ये एक बड़ा डिसीजन लिया और आपको रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स को दी है। तो आपके 12 लोग आज उस असेंबली में बैठेंगे, ये बहुत बड़ी देन है। जहाँ तक एनसी है, कांग्रेस है, अगर उन्होंने लोगों के काम नहीं किए तो आज वो बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी ने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है और उसके बावजूद भी स्ट्यू ट्राइब लोगों के घर क्यों गिराए जा रहे हैं सर? आज तक सर मैं रूपनगर की बात करना चाहता हूं, वहां पर सर बीजेपी का कोई भी आज तक लीडर वहां नहीं पहुंचा है। चाहे वो एसटी से था, एसटी के लीडर भी बने हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के कोई लीडर थे, लेकिन आज तक सर वहां पर नहीं गए। ये कहां तक बात सही है सर? सरवर जी, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शनें होती हैं ना, अब आप देखोगे ये जो 6 लेन बन रहा है, जो रास्ते में आएंगे कितने लोगों के घर टूटेंगे। 6 लेन बनानी है, उनको मुआवजा दे रहे हैं। तो कई जगह क्या होता है, कोई अगर गरीब लोगों के वहाँ घर टूटे हैं तो उनके साथ तो सहानुभूति है, घर किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। समय से क्रॉस फायरिंग के, पाकिस्तान के तशद्दुद के शिकार हमारे लोग होते रहे, तो उनको ये राहत सामग्री देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत मन में एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मैंने कुछ किया है। और मेरे साथी भी बहुत सारे हैं जो मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो वो भी खुश होते हैं कि हाँ ये काम करते हैं। कुछ दिन पहले रिपब्लिक डे बहुत मतलब खुशी के साथ मनाया गया, बड़े जोश के साथ मनाया गया, और वहाँ पर बहुत से लोगों को सम्मानित भी किया, बहुत खुशी हुई दिल में। लेकिन सर जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है, वो उसने भी कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हेल्प की है, वो हर जगह खड़ा था। और वैसे ही मैं मीडिया पर्सन की बात करूँगा, मीडिया पर्सन भी हमेशा हर जगह सर खड़े होते हैं, लेकिन सर हर डिपार्टमेंट को सम्मानित किया गया, हर जगह पे सम्मानित किया, लेकिन मीडिया के किसी भी आदमी को सर डिस्ट्रिक्ट सांबा में सम्मानित नहीं किया गया। सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो मेरे दिमाग में नहीं था, मैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात करूँगा, ये तो ज़रूरी बात है। और ख़ास करके वो पत्रकार जो हर समस्या को उजागर करते हैं, उन लोगों को भी, और पत्रकार तो बहुत बड़ा ये तीसरा स्तंभ है। तो मैं समझता हूँ कि आगे हम ज़रूर बात करेंगे
कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, अच्छा पत्रकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है उसको भी सम्मानित करना चाहिए और पूरी कोशिश करेंगे और करवाएंगे। सर अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों को, जैसे रामगढ़, विजयपुर, पूरे इस एरिया के लोगों को क्या अपील करोगे सर? क्या अपील करना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम, देखिए सरवर जी, वो एजुकेट करें, पढ़ाएं, ताकि वो भी बड़े बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे हर चीज़ जो है वो डोर स्टेप पे है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सर्वजीत सिंह जी, रामगढ़ से डीडीसी। इन्होंने लोगों से ये अपील किया कि सबसे बड़ी जो चीज़ है, बच्चों को एजुकेशन दिलाएं, ताकि जो बच्चे हैं, क्योंकि अगर बच्चे के पास एजुकेशन होगी तो वो बच्चा हर जगह कामयाब होगा, नौकरी में भी, और जो बेरोज़गारी है उसी वजह से, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दें। और बाकी अगर जो इनके इलाके के लोग हैं, इनके इलाके के छोड़ के अगर बाहर के भी कोई लोग हैं, अगर किसी को कोई समस्या है, अगर कोई किसी को काम है, किसी का काम जो जायज़ काम है वो नहीं हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि मेरे से कभी भी किसी टाइम भी मेरे से रुजू कर सकते हैं फ़ोन कॉल करके। तो मैं जितनी भी हेल्प होगा, मैं गरीब लोगों की, कोई भी मेरे साथ कोई भी बात कर सकता है, मैं उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।